आइए आज एक बड़े दिलचस्प और अहम मुद्दे पर बात करते हैं। पिछले कुछ समय से ना अमेरिका की तरफ से लगातार ये सुनने में आ रहा है कि भारत को अमेरिकी डॉलर का साथ देना चाहिए। अब ये बात पीटर नवारो जैसे सलाहकारों ने भी कही, ट्रेड सेक्रेटरी ने भी, और यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोहराई है। तो बड़ा सवाल ये है कि भाई अमेरिका ऐसा कह क्यों रहा है, उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत डॉलर का समर्थन नहीं कर रहा, और ये अमेरिका के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों माना जा रहा है। बात इसलिए भी थोड़ी चौंकाती है क्योंकि चीन और रूस वो तो खुलकर कहते हैं कि डॉलर पर निर्भरता कम करनी है। उन्होंने तो अपने डॉलर भंडार घटाए भी हैं, है ना। फिर भी अमेरिका का ज्यादा जोर भारत पर क्यों है? मतलब रूस और चीन से ज्यादा दबाव भारत पर क्यों? जरूर इसके पीछे कोई कोई गहरी वजह होगी। आज हम इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास भारत के बढ़ते रुपये से चिंतित अमेरिका शीर्षक वाले लेख के कुछ अंश हैं। इनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी क्षमता है जिससे डॉलर को आने वाले समय में चुनौती मिल सकती है, और ये अमेरिकी प्रशासन बार बार भारत से डॉलर के समर्थन की गुहार क्यों लगा रहा है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं, अमेरिका के लिए भारत चीन या रूस से भी बड़ा सिरदर्द क्यों बनता जा रहा है, जबकि चीन और रूस तो ज्यादा खुलकर डॉलर का विरोध करते दिखते हैं। ऐसा क्या खास है भारत में? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही है। और इसका जवाब ना दो मुख्य बातों में छिपा है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। पहली बात तो ये है कि भारत पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से और बहुत सक्रियता से रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। और सिर्फ कोशिश ही नहीं, बल्कि इसमें उसे काफी हद तक कामयाबी भी मिल रही है। ये कोशिशें अब जमीन पर दिख रही हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है बल्कि असल में हो रहा है। क्या आप इसके कुछ उदाहरण दे सकती हैं? ये रुपए में व्यापार की पहल ये कहाँ तक पहुंची है? बिल्कुल। भारत की रणनीति काफी दिलचस्प और कह सकते हैं सोची समझी लगती है। ऐसा लगता है कि दुनिया के लगभग हर बड़े महाद्वीप में कम से कम एक अहम देश के साथ रुपए में व्यापार की शुरुआत की जा रही है। मकसद ये है कि इन देशों को एक बेस या कह लें एंकर बनाकर फिर आसपास के दूसरे देशों को भी इस नेटवर्क में शामिल किया जाए। जैसे स्रोत के अनुसार दक्षिण अमेरिका में गुयाना के साथ समझौता हो चुका है। अब गुयाना के जरिए कोशिश हो सकती है कि आसपास के बड़े बाजारों जैसे ब्राजील और अर्जेंटीना या फिर करीबियन देशों के साथ भी रुपए या उनकी स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ाया जाए। यहाँ स्रोत में बोत्सवाना का उल्लेख था, लेकिन वो तो अफ्रीका में है। शायद वहाँ कोई चूक हुई हो, लेकिन हाँ, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं इस रणनीति में। इसी तरह यूरोप में देखें तो रूस के साथ रुपए रूबल में व्यापार पहले से चल रहा है। अब अगला बड़ा लक्ष्य फ्रांस जैसा कोई देश हो सकता है। अगर फ्रांस के साथ स्थानीय मुद्रा यानी यूरो और रुपए में व्यापार बढ़ता है तो उसे आधार बनाकर बाकी यूरोपीय देशों को भी इस ओर लाने की कोशिश की जा सकती है। एशिया में खासकर खाड़ी देशों में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई एक बड़ा उदाहरण है। यूएई के साथ तो कई अरब डॉलर का व्यापार पहले ही रुपये और दिरहम में हो रहा है, डॉलर को किनारे करके। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है असल में। अफ्रीका में भी नाइजीरिया जैसे देशों के साथ रुपए में व्यापार की बात चल रही है या शायद शुरू भी हो चुकी है। तो ये एक वैश्विक नेटवर्क बनाने की कोशिश है। ये तो वाकई में एक महत्वाकांक्षी योजना लगती है, दुनिया भर में रुपए के इस्तेमाल को फैलाना। जाहिर है इससे अमेरिका को चिंता तो होगी ही। लेकिन आपने कहा था कि दो मुख्य कारण हैं। ये रुपए वाला व्यापार तो पहला हुआ, दूसरा कारण क्या है जो शायद आपने कहा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, दूसरा कारण शायद अमेरिका की चिंता का असली केंद्र है। देखिए, जब चीन अपनी मुद्रा युआन को या रूस अपनी मुद्रा रूबल को दुनिया भर में फैलाने की कोशिश करता है, तो अमेरिका को उतनी फिक्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि चीन और रूस दोनों ही देश ऐसी राजनीतिक व्यवस्था वाले हैं जिन्हें पश्चिम में आप कह सकते हैं तानाशाही या कम भरोसेमंद माना जाता है। उनकी मुद्राओं पर वैश्विक भरोसा बनना मुश्किल है। कब कौन सी नीति बदल जाए, कब राजनीतिक अस्थिरता आ जाए, इसका डर हमेशा बना रहता है। निवेशक या दूसरे देश ऐसी मुद्राओं पर पूरी तरह निर्भर होने से हिचकिचाते हैं। अच्छा, तो ये भरोसे वाली बात है, ट्रस्ट फैक्टर। बिल्कुल। यहीं पर भारत की स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ एक स्थिर राजनैतिक व्यवस्था है। हाँ, राजनैतिक बहसें होती हैं, बदलाव होते, लेकिन व्यवस्था की जड़ें मजबूत हैं। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि भारत के इतिहास में कभी सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ।
ये एशियाई क्षेत्र में इसे एक अनोखी स्थिरता देता है। इसके साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इसकी सैन्य शक्ति भी काफी मजबूत है। तो जब दुनिया डॉलर के विकल्प की तलाश करती है, तो उन्हें भारत में एक ऐसा देश दिखता है जो लोकतांत्रिक है, जिसकी सेना मजबूत है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर है। ये कॉम्बिनेशन, ये मेल चीन या रूस के पास नहीं है। इसीलिए अमेरिकी रणनीतिकारों को लगता है कि आज नहीं तो शायद 15-20 साल बाद डॉलर को असली चुनौती चीन के युआन से नहीं मिलेगी, बल्कि भारत के रुपए से मिल सकती है, क्योंकि दुनिया, खासकर पश्चिमी देश और अन्य लोकतंत्र, चीन या रूस के मुकाबले भारत पर कहीं ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। ये ट्रस्ट फैक्टर भारत को डॉलर के लिए एक ज्यादा गंभीर और आप कहें तो दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। यानी अमेरिका की चिंता सिर्फ व्यापार के आंकड़ों को लेकर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक और आर्थिक विश्वसनीयता को लेकर है, जो भविष्य में रुपए को एक मजबूत विकल्प बना सकती है। और ऐसा लगता है कि भारत भी इस लंबी दौड़ के लिए अभी से तैयारी कर रहा है। हाल में विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर कुछ खबरें आई थीं। बिल्कुल सही। भारत सिर्फ रुपए में व्यापार बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दे रहा, वो अपनी आर्थिक नींव को भी मजबूत करने में लगा है। हाल ही में खबर आई थी कि भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स एक हफ्ते में करीब $3.5 अरब बढ़कर 594 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। ये अपने आप में एक बड़ी रकम है। हाँ, लगभग 600 अरब डॉलर। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस भंडार के अंदर क्या हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यानी भारत का केंद्रीय बैंक पिछले कुछ समय से अपने भंडार में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी धीरे धीरे कम कर रहा है और उसकी जगह सोने की मात्रा तेजी से बढ़ा रहा है। सोना, अच्छा, गोल्ड। ये कितना हो गया है अब? आज की तारीख में भारत के पास जो सोना है उसकी कीमत करीब 87 अरब डॉलर बताई जा रही है। आप अंदाजा लगाइए, 87 अरब डॉलर दुनिया के शायद 100 से ज्यादा छोटे देशों की कुल सालाना अर्थव्यवस्था, उनकी जीडीपी भी इतनी नहीं होगी। ये एक बहुत बहुत बड़ी मात्रा में सोना है। 87 अरब डॉलर का सोना? ये तो वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर सोना इतना ही जरूरी है तो भारत अपने पूरे 600 अरब डॉलर के भंडार को ही सोने में क्यों नहीं बदल देता? डॉलर रखनी ही क्यों है? हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। देखिए, सोचिए, अगर आरबीआई अचानक बाजार में जाकर 600 अरब डॉलर का सोना खरीदने निकल पड़े तो क्या होगा? सोने की मांग आसमान छू जाएगी और कीमतें शायद 10 गुना, 15 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये खुद भारत के लिए ही नुकसानदेह होगा। इसलिए ये काम बहुत धीरे धीरे, बहुत सोच समझकर और रणनीतिक तरीके से करना होता है। आरबीआई अक्सर तब सोना खरीदता है जब कीमतें थोड़ी कम हो या जब बाजार में बहुत उथल पुथल ना हो। ये एक लंबी अवधि का निवेश है, भविष्य के लिए।